हाँ जी, अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शुरुआत करने से पहले, ये पता नहीं क्या यार दिक्कत दे रहा है ये। हाँ जी, बाकी विजिबल तो मेरे हिसाब से होगा, बोर्ड आपको विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये ऊपर वाला बल्ब ब्लिंक कर रहा है। बेटा ये जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, ये हमारी यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है और मोर ओवर ये ज्यादा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इजी भी है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब या किसी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कहा जाएगा? जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन तब है जब वो वेलबींग है इन ऑल एस्पेक्ट, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। और वो एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? उस पर्सन को फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड रिप्रोडक्टिवली, सारे एस्पेक्ट में जब वो पर्सन वेलबींग होगा तब उस पर्सन को कहा जाएगा कि ये पर्सन हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है, ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर कैसे किया जाए? मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कुछ प्रोग्राम्स चलाए जिन्हें कहा जाता है आरसीएच प्रोग्राम, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इनके अंतर्गत क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब होगा कोई पर्सन? कब होगा? जब वहां पे उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। न्यूट्रिशन पाने के लिए उसको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा उस पर्सन को जब वहां पे पॉपुलेशन कम हो। अब सपोज करो मैं इंडिया की ही बात करता हूं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है कि अगर किसी को एक जॉब को अप्लाई करना हो तो उसके जॉब होंगी 100 और एप्लीकेंट होंगे उसके 10 लाख। तो वहां पे क्या हो जाता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे डिसक्वालिफाइड, जो वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो मेंटल हेल्थ खराब होती है। उसके अलावा उसमें से बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते अपना लेते हैं जैसे क्राइम, क्योंकि भाई जब पेट भरना है तो पेट न्यूट्रिशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें, तो वो बेसिकली क्या करेंगे? वो क्राइम करेंगे। तो क्राइम करने से क्या होगा? लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आएगी। अब जब लोगों के मन में इनसिक्योरिटी या डर बैठेगा तो लोग सोशली भी हेल्दी नहीं रहेंगे। क्यों भाई? वो रात को घर से बाहर निकलने में डरेंगे, तो सोशली वो क्या हो गए? हमारे अनहेल्दी हो गए। फिर उसके अलावा जब ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी जो प्रोजेनी आएगी
और जो हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है वो भी प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहां की व्यवस्थाओं में भी लिमिटेड ही सीट होंगी। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। और जब लैक ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन सोसाइटी के बीच में आएंगे, लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे, और अंधविश्वास में आके वो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे कि उनकी सोच में ये रहेगा कि फीमेल को जो है मार दिया जाए। क्यों? जब क्राइम बढ़ेगा तो रेप का भी रेट बढ़ेगा, तो हर कोई बाप ये चाहेगा कि मेरे बेटी ना हो। क्यों? उसको संभालना बहुत पड़ेगा। तो उस केस में उसके दिमाग में क्या होगा, एक फोबिया हो जाएगा लड़की से। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी। बहुत सारे अपने आप को बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह समझ लेंगे, तो वो सोचेंगे मेरी सल्तनत को चलाने वाला कोई लड़का होना चाहिए, तो वो सोचेंगे कि लड़का हो। अब हर आदमी सोचेगा लड़का हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेल फीमेल रेशियो सोसाइटी के अंदर फ्लक्चुएट करेगा। और उसकी वजह से जब 1000 में 700-800 फीमेल रह जाएंगी, तो 300 जो कंवारे बचेंगे जिनकी शादियां नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो फिर अनवांटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरेसमेंट या आपका रेप, ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी पूरी जो सोसाइटी है उसका ढांचा बदल जाएगा। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ही शुरू होता है सोसाइटी से। तो हमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी पड़ेगी। और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे किया जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो हमारा, ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो हमारा शुरू किया गया, इसको शुरू करने का पर्पस क्या था। देखिए, आरसीएच प्रोग्राम को लाने का मेन पर्पस था कि जो हमारे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही थी, उस पॉपुलेशन को रोकना। क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई तो उसकी वजह से एक लेवल ऐसा आएगा कि देखिए, हर सिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब मानिए आपका घर एक कंट्री है, सपोज फॉर एग्जांपल, या एक सिस्टम है, वहां पे आप 5 या 6 इंडिविजुअल बहुत आराम से मजे से रह रहे हो, जिसको सफिशिएंट फूड मिल रहा है, सफिशिएंट एयर मिल रही है, सफिशिएंट आपको वाटर सप्लाई है, सफिशिएंट सीवेज की वहां पे व्यवस्था करी गई है, और सफिशिएंट फूड की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं 5 इंडिविजुअल की जगह वहां पे 50 इंडिविजुअल रख देता हूं, तो क्या होगा, एक लेवल के बाद वहां पे सफोकेशन होने लग जाएगी। थोड़े टाइम बाद वहां पे खाने को लेके मारामारी चालू हो जाएगी, वहां पे पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल कर जाएंगी, सीवर लाइन कोलैप्स कर जाएगी, और कुल मिला के पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। तो ऐसे ही कंट्री है, कंट्री के अंदर भी हर कंट्री की एक कैरिंग कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी से जब ऊपर क्रॉस होता है तो हमारा सिस्टम हमेशा कोलैप्स करता है। तो इस प्रोग्राम का सबसे पहला मुद्दा है कि पॉपुलेशन को घटाना है, या पॉपुलेशन को घटना जाए तो एटलीस्ट इतना कंट्रोल करना है कि जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो ना हो। अब इसको करने के लिए क्या करती है हमारी सरकार, हमारी सरकार कई तरीके के प्रोग्राम चलाती है। जैसे लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को एजुकेट करने में, जैसे आपने देखा होगा बसों पे, सरकारी हॉस्पिटलों पे लिखा रहता है हम दो हमारे दो। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग विजुअल एड्स या एडवर्टीजमेंट। ये सरकार करवाती है जानबूझ के कि लोग उस चीज को पढ़ें और जागरूक हो कि भाई छोटा परिवार होगा तो हेल्दी परिवार होगा, और जितना हेल्दी परिवार होगा तो उनका जो परवरिश है
वो अच्छी हो पाएगी, प्रॉपर एजुकेशन आप दे पाओगे और उनका जो जीवन है वो सुखद रहेगा। और दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्टिंगली, अब देखिए बेटा, जो पॉपुलेशन है उसमें एक मेंटल सेटअप होता है एक्चुअली। मेंटल सेटअप कैसे? देखो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बहुत बड़े सपने हैं, इंस्पिरेशंस हैं, तो तुम लोग क्या करोगे? पहली बात तो तुम शादी करने के लिए इतनी जल्दी एग्री नहीं करोगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि मैं पहले अपने ड्रीम को अटेन करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो उस ड्रीम को अटेन करने में भाई, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो एटलीस्ट 31 साल की तो उम्र आपकी हो ही जाएगी, 25-30, एटलीस्ट 28 से ऊपर ही आपकी एज जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि आप फिर ये भी सोचोगे कि भाई मैं जो है अभी मैं स्टेबल नहीं हुआ, जब स्टेबल हो जाऊंगा तब बच्चे करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो इंस्पिरेशन है वो आपके इस पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हो आप। और जो जो अनपढ़ तबका है हमारा, जो पढ़ा नहीं, उसके साथ एक दिक्कत है, उनकी शादी जल्दी हो जाती है। हो गई 17-18 साल में, 15 साल में भी कर देते हैं। आप गांव देहात में जाके देखिए। और उनका मानना ये होता है कि जब जुवेनाइल स्टेज में आता है लड़का तो थोड़ा से अल्लड़पने करता है, हमारे यहाँ पे बदतमीजियां करता है, मारपीट करेगा, सक्रिय रोल रहेगा क्राइम ब्राइम में, तो उसको घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, तो शादी करवाने से क्या होगा, ये समझदार हो जाएगा। गलत सोचते हैं वो लोग। वो क्या करेगा? उसे पता तो होगा नहीं ना, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता, तो वो क्या करेगा, जब तक वो 21 साल का होता है वो बाप बन जाएगा। फिर उसके बाद में 30 साल होते होते उसके 2-3 बच्चे हो लेते हैं। अब बर्डन पड़ता है उसके दिमाग पे, तो वो क्या करेगा? पढ़ा लिखा तो है नहीं, तभी उल्टे सीधे काम कर रहा था, तो वो क्या करता है? लेबर क्लास तबका बनता है। वो लेबर क्लास तबका जब बनेगा तो उसकी सोच क्या रहेगी कि अगर मैं अकेला 600 रुपए दिहाड़ी कमा रहा हूं, तो मैं अगर 6 बच्चे पैदा करूंगा, वो 600 के हिसाब से 3600 रुपए कमाएंगे। उसकी सोच यहां रह जाती है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं 2 बच्चे पैदा करूं और उनको ढंग से पढ़ाऊं तो कल की डेट में आईएएस या कलेक्टर बन जाए। वो ये सोचेगा कि अगर मैं 6 या 7 बच्चे पैदा करूंगा, जितने ज्यादा मैं बच्चे पैदा करूंगा इतना ही ज्यादा मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। उसकी सोच यहां रहती है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, इंस्पिरेशंस का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए सरकार ने नियम बनाए कि भाई लड़की की उम्र 18 साल हो और लड़के की उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए, और अगर इससे नीचे होगा तो उसके लिए सजा एक निर्धारित कर दी। उसके अलावा हालांकि अब सरकार को ये मौका आ चुका है, या वो स्टेज आ चुकी है कि सरकार को अब ऐसा कर देना चाहिए कि उसको एक नियम लाना चाहिए कि अब 2 बच्चे से ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर जिस रेट पे हम लोग अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक लेवल ऐसा आएगा, वास्तव में बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी और हम तुम्हारे लिए आएगी वो स्थिति। तो हमें उस स्थिति को घटाना है, प्रमोट करना है एक हेल्दी एनवायरनमेंट को, और हेल्दी एनवायरनमेंट तब होगा जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ठीक रहेगी, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, आप कंट्री देखिए ऑस्ट्रेलिया, आप कंट्री देखिए अमेरिका, जिनका क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है, जिनका सरफेस एरिया हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारी यूपी की पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से उत्तर प्रदेश कुछ में नहीं आता उसके सामने सरफेस एरिया में, लेकिन वहां की पॉपुलेशन हमारी यूपी से कम है। अमेरिका की बात करूं, हमसे बड़ा बहुत बड़ा सरफेस एरिया रखते हैं वो लोग। रशिया की बात करूं, हमसे बहुत बड़ा सरफेस एरिया रखते हैं वो। हमारी आधी से भी तिहाई पॉपुलेशन नहीं है उनके पास, लेकिन वो सुखी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कम लोग हैं। आप ये देखो ना यार, आपके घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं, 1 महीने रुक जाएं, आपके घर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, खाना पीना लेके। क्यों? क्योंकि आपका बजट नहीं है। और हमारे भी तो ऐसी देश है, देश भी तो एक परिवार है। तो जब लोग बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? बजट खराब होगा। जो जो पैसा डेवलपमेंट में लगता, वो पैसा उन लोगों की बीमारी में, हारी में, हॉस्पिटल्स में, और भाई साहब उनकी एजुकेशन में खर्च होगा। क्यों? भाई सरकार चाहेगी सबको एजुकेशन मिले, गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सबको सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं रखनी, फिर सरकार वहां मास्टर पढ़ाएंगे, उन मास्टरों को पेमेंट देनी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पॉपुलेशन से
रिलेट होती हैं। तो सबसे पहला मुद्दा इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का यही है कि पॉपुलेशन को घटाया जाए। और कैसे घटाया जाए? एजुकेट करके लोगों को, और दूसरा ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट दे दो, रेडियो पे भी एडवर्टीजमेंट दे दो, बसों पे छाप दो, उसके अलावा हॉस्पिटलों पे लिख दो, स्कूलों के बाहर लिख दो। आप देखोगे सरकारी स्कूलों के बाहर बढ़िया बढ़िया कलरफुल स्लोगन लिखे रहते हैं। गाँव में चले जाना, स्लोगन लिखे रहते हैं। ये कौन करवाता है? ये सरकार करवाती है। स्लोगन क्यों लिखवाए जाते हैं? कि लोग उन्हें पढ़ के थोड़े से जागरूक हों। उसके अलावा स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो जाने से जो हमारा यूथ है उसको बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चलेगा, जो उनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में पता चलेगा। उन्हें जो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता चलेगा, जो जनरली यूथ को पता नहीं होता। आप बायोलॉजी के हो, आपको पता होगा। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स वाले से पूछो तो गधे होते हैं वो, ठीक है, उनको नहीं मतलब इन सब चीजों से, और आवारागर्दी में 1 नंबर के होंगे वो। तो क्या होगा कि हम दो हमारे दो, सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना, ऑडियो विजुअल एड्स बनाना, उसके अलावा मेल फीमेल रेशियो को बनाए रखना सोसाइटी में। मतलब जो सेंसस है उसके अंदर क्या होता है कि जो मेल फीमेल रेशियो है अगर घटेगा बढ़ेगा तो उससे दिक्कत आएगी, हमारा स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो खराब होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम बना दिया। उसके अंतर्गत क्या है कि फीमेल फिटेसाइड को रोकना, मतलब उन्हें बताना कि भाई अगर बेटी होगी तो ही माँ होगी, और माँ होगा तभी बेटा होगा, ठीक है। तो ये सब लोगों को बताना, ये सब किसका पार्ट है? हमारे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का पार्ट है। उसके अलावा फीमेल फिटेसाइड जो होता है उसको किस टेक्निक से किया जाता है, ऐसी टेक्निक्स को जो उसमें रोल प्ले करती हैं उनको बैन कर देना। जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर दिया है, तो भाई स्ट्रिक्ट नियम बना दिया, अगर आप 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद या 5 महीने तक आप अगर उसका सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करवाते हो या अल्ट्रासाउंड करवाते हो और उसमें ये पता करने की कोशिश करते हो कि वो मेल है कि फीमेल है, तो भाई साहब जो कर रहा है अल्ट्रासाउंड डॉक्टर और जो आप करवा रहे हो, दोनों को ही सजा का प्रावधान है और बहुत तगड़े फाइन का प्रावधान है। उसके अलावा एक टेक्निक होती थी अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस को प्रीनेटाल सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता था, उसको बैन करवा दिया। तो ये सब जो काम किए जाएंगे ये किसके अंतर्गत होंगे? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत किए जाएंगे। अब जो मेजर सबसे एक एक करके इश्यूज की बात होगी। सबसे पहले मैं इशू की बात करूंगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद मैं बात करूंगा उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हो सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद मैं जिस हिस्से को शुरू करूंगा वो हिस्सा होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव भी बहुत बड़ी स्ट्रीम है तो टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि अबॉर्शन क्या होता है, उसका क्या रोल है, कैसे होता है, कब सेफ है, कब रिस्की है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा किस पार्ट को? इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी क्या होती है और इनफर्टिलिटी के लिए कौन सी हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, कौन से मेथड वो हैं जिनसे कोई भी जो इनफर्टाइल कपल है वो चाइल्ड को बेयर कर सकता है। और एक और जो छोटा सा पार्ट हमारे को कवर करना है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम लोग को बैक्टीरियल डिजीज पढ़ने हैं, आपके वायरल डिजीज पढ़ने हैं, और ये आपके प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ने हैं, और कुछ फंगल डिजीज है उन्हें कवर करना है। बेसिकली तो यहाँ पे 3 ही करने हैं, फंगल डिजीज में नहीं होगा, प्रोटोजोअन डिजीज होगा जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की वजह से होगा, और उनके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर उनको ट्रीट ना किया जाए एसटीडीज को, वो आगे क्या लीड कर सकते हैं वो हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहला हिस्सा मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
और जो भी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी सारी नोट्स में गिवन है, सारी नोट्स में गिवन है, लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ सकते हो वहां पे। अब मैं बात करता हूं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। देखिएगा ध्यान से, भाई जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी कब 1900 में, वो अराउंड 2 बिलियन थी, वो अराउंड 2 बिलियन थी। और सन 2000 आते आते वो पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, वो पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। आप देखिए 100 साल के अंदर हम लोगों ने 4 बिलियन बढ़ा दिए वर्ल्ड की। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन हुआ करती थी, मतलब अराउंड 35 करोड़, 35 करोड़। और सन 2000 आते आते हमने वो आंकड़ा छू लिया किसका, 1 बिलियन का, मतलब 100 करोड़ हो गए। और अब जो हमारा करंट स्टेटस है वो है अराउंड 135 करोड़ से लेके 139 करोड़ के बीच में हो सकता है, ठीक है। वो हमारा 135 से 139 करोड़ के बीच का स्टेटस है जो हमारी अभी करंटली स्थिति है। उसके अलावा जो हमारा करंट रेट है बढ़ने का वो है 1.7%, 1.7%। 1.7% का मतलब क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 33 साल के अंदर, वो 33 इयर्स के अंदर डबल हो जाएगी। अगर इसी रेट पे चलते रहे तो हमारा जो करंट रेट है वो क्या है, 1.7% का डेवलपमेंट रेट है। और 1.7% का मतलब क्या है कि हम 33 साल में पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये पहले पॉपुलेशन कम हुआ करती थी और अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई? तो रीजन इज व्हाट, कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज सुधर गई। पहले क्या होता था, पहले कोई प्लेग फैला, पूरा स्टेट का स्टेट साफ। अब देखिए कोरोना फैला है, और अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज ना होती तो क्या कितने करोड़ लोग मरते, आपको अंदाजा है उस चीज का? अगर हमारी गुड गवर्नेंस ना होती ऐसे समय पे तो कितने लोग मरते, आपको उस चीज का अंदाजा होगा कि हमारी कितनी पॉपुलेशन मरती। अगर जितने हम लोगों ने लोगों को बचाया, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को बचाया है, तो मेरे हिसाब से मरे उसके मुकाबले बहुत कम है। क्यों? हमारी इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों ने इंप्रूव कर दी, जिसकी वजह से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जब बच्चे पैदा होते थे उस समय पे ही मर जाते थे क्योंकि उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मदर का जो मॉर्टेलिटी रेट है MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, अब कम हो गए। पहले ये क्या थे, ज्यादा थे। मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ होना, ये पहले क्या था, डेथ ज्यादा कॉज हो रही थी, और अब क्या है, कम हो गया है ये रेट। तो ये सारे रीजन हैं हमारे किसके, पॉपुलेशन के बढ़ने के। अभी एक सेकंड दीजिए, मेरा चार्जिंग थोड़ा सा लगा लूं। हाँ जी, तो हमारे इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी जिसकी वजह से IMR और MMR का घटना, और ये घटेंगे तो जिंदा ही रहेंगे ना भाई,
और जिंदा रहेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। उसके अलावा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाना। पहले क्या होता था, लोगों को फैसिलिटीज नहीं थी रहने की, और इवन जो गरीब तबका था, वो गरीब तबका तो कम्युनिकेबल डिजीज की चपेट में आता ही रहता था। अब क्या है, सरकार ने लोगों को अवेयर कर दिया है, लोग अवेयर हो चुके हैं कि हैजा क्या होता है, डिसेंट्री क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, कैसे फैलता है, लोगों को पता है। तो लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन रखते हैं। ठीक है, पहले पता नहीं था, और पता भी था तो रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पहले कम्युनिकेबल डिजीज हुई, बुखार में ही निपट गया। एक कोई बुखार आया था, उससे ही निपट गया, बच्चे पीलिया हुआ मर गए, निमोनिया हुआ बच्चे बहुत सारे मर गए एक साथ। अब पता चल गया है, अब उनको मरने से रोक दिया जाता है। गॉट इट। तो ये कुछ कारण रहे हमारे पॉपुलेशन को एक्सप्लोड करवाने के। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, ये सब नोट्स के अंदर दिया हुआ है और लिखाने का कोई इसमें कोई पार्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक कॉमन सेंस की चीजें हैं। ठीक है, तो बाकी अगर लिखने का ही इतना वो है तो आपको नोट्स में सारा मिल जाएगा, क्या 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 ये जो भी बोल रहा हूँ सब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। बस चीजें समझनी जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। लिखने के लिए तो आपके पास भाई साहब लिटरेचर इतना पड़ा होगा, रेफरेंस किताब भी होगी, एनसीईआरटी भी होगी, उसके अलावा तुम पता नहीं 75 तरीके की क्या क्या आपके पास है, इंटरनेट खोलो तो 1000 नोट्स मिलेंगे। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ जाओगे तो लिख अपने आप ही लोगे, समझने पे ध्यान दो पहले। तो डेटास को थोड़ा याद रखना है आपको कि क्या डेटा है और कैसे कैसे हुआ। तो पॉपुलेशन जो बढ़ी उसके कारण बता दिए, और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा उसकी बात सुन लीजिए। कॉजेस क्या होंगे पॉपुलेशन बढ़ने के, उसके इंपैक्ट क्या क्या आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, उनकी बात सुन लीजिए। तो भाई जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो उसके इंपैक्ट होंगे सबसे पहले क्राइम बढ़ना, मेडिकल फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज कम हो जाएंगी। बीमार है 1 लाख, बेड है 1000, किस किस को लेटाओगे बेड पे, किस किस का इलाज कर पाओगे भाई। तो मेडिकल फैसिलिटीज कम हो जाएंगी। उसके अलावा अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो जाएंगी, गंदगी हो जाएगी, अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो जाएगी। आपको अगर नहीं समझ में आता तो झुग्गियों में चले जाना, झुग्गी होती है वहां पे देखना, एक छोटे से एरिया में लोग झोपड़ी लगा लगा के रह रहे होते हैं, और वहां पे कंडीशन देखना कितनी बुरी होती है, कितनी गंदी कंडीशन होती है वहां पे। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है और वो सफाई उस जगह पे, वो एनवायरनमेंट को, हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके अलावा पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी तो ज्यादा होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो लोग ब्रीथ भी तो करेंगे, और ब्रीथ करेंगे, हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ संसाधनों का भी यूज करें है। तो जो भी संसाधन यूज करेंगे, वो कोई भी व्हीकल यूज करेंगे तो उसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल जब भी बर्न होगा हाइड्रोकार्बन, तो हमारी जो गैसेस हैं वो एमिट होंगी, और वो जो एयर की क्वालिटी है उसको भी डिग्रेड करेंगे। उसके अलावा वाटर का भी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी खत्म होगा, और बहुत सारे लोगों का जो सीवेज है वो नदियों में जाएगा, और वाटर जो रिवर वाटर है वो कंटामिनेट होगा, तो पॉल्यूशन वाली कंडीशन वहां पे आ जाएगी। गॉट इट। तो अब
ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के। अब मैं बात करूंगा कि पॉपुलेशन को रोका कैसे जा सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अब मैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन की बात करता हूं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग जिन मेथड्स को यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उन्हें कहा जाता है क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इनकी भी कई कैटेगरी है कि अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है इसका, जिसे कहते हैं हम लोग नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या नेचुरल मेथड कर लीजिए आप, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके अलावा आप लिखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके अलावा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिन्हें आईयूडीज कहा जाता है। उसके अलावा एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है इम्प्लांट्स। उसके अलावा एक होते हैं हमारे सर्जिकल मेथड। एक मेथड और है जिसे कहा जाता है बैरियर मेथड, जिसे कहा जाता है बैरियर मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। गॉट इट? अब एक एक करके हर मेथड को पढ़ा जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो है नेचुरल मेथड या नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसकी बात करेंगे। तो नेचुरल मेथड को देखते हैं कैसे होगा। ये कई तरीके हैं, सारे कोई भी ऑप्ट किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन। और कोई भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा? तो कभी कभी आपसे बोर्ड में सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कब है? तो सबसे पहला उसकी खासियत होनी चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी खासियत उसकी क्या होनी चाहिए? उसको नॉट या नो साइड इफेक्ट लिखिए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा उसकी एक खास बात होनी चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर है तो वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज। गॉट इट? और उसकी अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए उसके, कि कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब यह है कि जब तक वो कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करना चाहते थे तब तक वो यूज करें, और जब वो चाहते हैं बेबी को ऑप्ट करना तब वो इनको यूज करना बंद कर दे। तो ये रिवर्सिबल होने चाहिए। इन सारे मेथड में एक सर्जिकल मेथड को छोड़ के सारे मेथड रिवर्सिबल है। यही इकलौता ऐसा मेथड है जो इरिवर्सिबल होता है।
ये रिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है, और परमानेंट होता है। मतलब जिसने एक बार सर्जिकल मेथड ऑप्ट कर लिया तो उसका परमानेंट इलाज बन जाएगा, वो फिर कभी क्या नाम है बच्चे बच्चे पैदा नहीं करेगा। ठीक है, अब ये नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं शुरुआत। नेचुरल मेथड क्या होते हैं, तो देखिए हाँ जी, ध्यान से देखिए, नेचुरल मेथड को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है भाई। नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड 3 होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा होता है जिसे कहा जाता है आपका कोइटस इंटरप्टस, और तीसरा होता है जिसे कहा जाता है लैक्टेशनल अमीनोरिया। अमीनोरिया, ये 3 मेथड है जो हम नेचुरल मेथड के अंदर कवर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के तौर पे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे जैसे हमारे सबसे पहला मैंने बताया था आपको बैरियर मेथड्स, उसके अलावा हमारे दूसरे मेथड होते हैं जिसे कहते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अलावा हमारे होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके अलावा इम्प्लांट्स, उसके अलावा सर्जिकल मेथड, और इसमें एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब एक एक करके इन मेथड्स की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था नेचुरल मेथड को, क्योंकि ये सारे जो मेथड हैं इसमें से ये जो सर्जिकल मेथड है ये इरिवर्सिबल मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड है, और हर मेथड के अपने साइड इफेक्ट्स हैं एक्सेप्ट द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होगा, तो सबसे पहला उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, तीसरा वो रिवर्सिबल होना चाहिए, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के पास है तो वो हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा ये हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, नो साइड इफेक्ट, और रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब भी कोई कपल चाहे कि कंसीव करना, दे वांट टू कंसीव अ चाइल्ड, तो उस केस में ये इनका यूज करना बंद कर दें तो जो फीमेल है या कपल है
दे आर एबल टू बियर अ चाइल्ड। और अगर हम लोग इस तरीके के मेथड्स यूज करेंगे तो ये क्या है हमारा, ये सबसे लास्ट मेथड है, ये परमानेंट मेथड होता है, रिवर्सिबल मेथड होता है, जिसका मतलब ये है कि एक बार अगर किसी ने सर्जिकल मेथड्स को यूज किया, उसके बाद इन फ्यूचर वो कभी भी पेरेंटहुड या दे आर नॉट एबल टू बियर अ चाइल्ड, तो रिवर्सिबल भी ये होने चाहिए। गॉट इट। नाउ एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने नेचुरल मेथड बताए थे, और नेचुरल मेथड्स के अंदर मैंने आपको 3 मेथड एक्सप्लेन किए थे। अब मैं उन्हीं मेथड्स को इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो देखते रहिएगा। सबसे पहले जो नेचुरल मेथड होंगे, इससे रिलेटेड सीबीएसई में बहुत क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जिसे कहते हैं हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा जो मेथड होता है यहां पे, उसे कहते हैं हम लोग विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस, और इसका दूसरा नाम है विड्रॉल मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो है लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया। तो सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करता हूं। बेटा ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, ये डिपेंड करता है सेफ पीरियड के बेसिस पे। सेफ पीरियड के बेसिस पे मतलब कि देयर इज अ पीरियड आफ्टर द मेंस्ट्रुअल कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन या इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां पे देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन, बिकॉज वहां पे ओव्यूलेशन होगा। तो हमें क्या करना है, उस पीरियड को ध्यान में रखना है। मतलब ये सेफ पीरियड मेथड है। मतलब फॉर एग्जांपल आज डेट हो गई हमारी 23, फॉर एग्जांपल टुडे डेट इज 23। तो सपोज करो किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मेंस्ट्रुएशन जो फेज है वो आज खत्म हुआ ऑन द 23rd। तो मैंने आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है उसके 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। उसके 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट 14 डे हर फीमेल में नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ दिन पहले भी हो सकता है, कुछ दिन बाद में हो सकता है। तो हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कुछ दिन पहले 10 डेज, 10वां दिन। किसी फीमेल में 11वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन भी हो सकता है, 13वें दिन भी हो सकता है, और किसी फीमेल में डिले भी हो सकता है। तो हम डिले करके मान लेते हैं 17 डे। तो ये जो पीरियड है 10 डेज टू 17 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज, तो उस दैट पीरियड इज वेरी वेरी वल्नरेबल पीरियड, और दैट पीरियड जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओवम रिलीज होगा। तो सपोज करो आज जो डेट है वो है 23, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें काउंट करने हैं 10 डेज। 23rd को खत्म हुआ 10 डेज, मतलब मान के चलिए 3 तारीख, थर्ड डेट से लेके फिर मैंने क्या बोला 17 दिन तक। तो 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 डेज काउंट कर लीजिए। तो 3 से 8 डेज काउंट करिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 3 डेज से लेके आपको 11 डे तक, या 3 डेज से लेके 11 डेट तक आपको क्या करना है, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। क्या करना है? प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। क्योंकि यही वो पीरियड है जहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है।
और प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो हमारा फर्टिलाइजेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। गॉट इट। और ये जो आप कहोगे जो पहले 10 डेज थे, बेटा ये जो फर्स्ट 10 डेज थे जो 23 के बाद हम लोगों ने 3 तारीख से पहले थे, ये इनफर्टाइल पीरियड है। तो इसमें अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया जाए, तो यहाँ पे बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो। और इस 11 डे के बाद 12 डे से लेके नेक्स्ट जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तब तक 12 डे के बाद में वो भी हमारा एक इनफर्टाइल पीरियड होगा, जहां पे देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि फर्टिलाइजेशन हो। तो उनको क्या करना है, दे हैव टू अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10 to 17 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अगर वो अवॉइड करेंगे तो देयर विल बी अ वेरी लेस चांस और लेस प्रोबेबिलिटी कि फर्टिलाइजेशन वहां पे होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा कौन सा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और सेफ पीरियड मेथड। तो सेफ पीरियड में कौन से दिन को याद रखना है, 10 to 17 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। आप जिस दिन भी मेंस्ट्रुएशन खत्म हो उसके बाद 10 दिन काउंट कर लो। 10 दिन काउंट करने के बाद फिर 17 दिन तक आपको सेफली वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। सेफ पीरियड, दैट पीरियड इज हाईली वल्नरेबल, जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की बहुत ज्यादा। तो आपको इस पीरियड को बचा के चलना है बस। बाकी सारे मंथ में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि जब तक ओवम रिलीज नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोइटस इंटरप्टस मेथड। तो सेकंड टाइप ऑफ मेथड इज व्हाट, कोइटस इंटरप्टस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कोइटस का मतलब दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। हम उसे क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। हम उसे क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। और दूसरा नाम है क्या, विड्रॉल। तो क्या विड्रॉ करना है, तो जैसे इफ अ मेल एंड फीमेल आर अंडरगोइंग सेक्सुअल एक्ट और परफॉर्मिंग कोइटस, तो उस टाइम पे क्या करना है, द मेल पार्टनर शुड विड्रॉ हिज पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पेनिस को वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। रीजन इज व्हाट, अगर वहां पे सीमन गया ही नहीं, वहां पे सीमन इजैकुलेट ही नहीं हुआ, तो कैसे फिजिकल एसोसिएशन हो पाएगा एग का और स्पर्म का, तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और लास्ट मेथड होता है जिसे कहते हैं हम लोग लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब होता है कि आफ्टर द पार्चुरेशन for 6 months there will be no menstrual cycle। तो absence of menstrual cycle is known as amenorrhea। तो जब तक पार्चुरेशन के बाद मदर लैक्टेशन के पीरियड में रहेगी, जब तक पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन के पीरियड में रहेगी मदर, उस समय में देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, देयर विल बी नो ओवम रिलीज और ओव्यूलेटरी फेज। एंड इफ देयर इज नो ओव्यूलेटरी फेज, देन देयर विल बी नल चांसेस, देयर विल बी जीरो प्रोबेबिलिटी, देयर विल बी हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्टिलाइजेशन। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांट नहीं होगा, और इम्प्लांट नहीं होगा तो भाई वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये हमारे 3 मेथड थे। नेचुरल मेथड जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल मेथड।
नेचुरल मेथड के फेल होने के चांसेस अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी का ओव्यूलेशन वो मान के चल रहा है 10 to 17 डेज में 9 डे पे ही हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई पर्सन पता नहीं कर सकता जब तक वो ओव्यूलेटरी मीटर से पता ना करे कि हाँ ओव्यूलेशन कौन से डे होने वाला है। तो यहाँ पे चांसेस हैं फेल होने के। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग बैरियर मेथड। बैरियर मेथड बहुत इजी सा मेथड है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली मेथड है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, उसको अवॉइड किया जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो उसके लिए जनरली आपने नाम सुने होंगे, तो अभी एक एक करके मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिएगा, हाँ जी, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड में बहुत सारे हैं, जैसे जैसे मेल्स के लिए कॉन्डोम्स, उसके अलावा फेम शील्ड्स, फेम शील्ड्स आर बेसिकली फीमेल कॉन्डोम, उसके अलावा और होते हैं जैसे सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स और डायफ्राम्स। बेटा बेसिकली ये जो बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स, रबर और लेटेक्स। तो अगर मेल के लिए कॉन्डोम है तो वहां पे क्या किया जाएगा, जो मेल जेनाइटल पार्ट है दैट इज पेनिस, उसको कवर कर दिया जाता है, दैट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्डोम। अब क्या होगा कि जब इजैकुलेशन होगा तो इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना होके इट विल रिमेन इनसाइड दैट रबर और लेटेक्स, जो भी हम वहां पे यूज कर रहे हैं, गॉट इट। और उसकी वजह से क्या होगा, सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं रिलीज हो पाएगा तो वहां पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम होंगे। तो ऐसे ही फेम शील्ड्स होती हैं, फेम शील्ड्स जो होती हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। सर्वाइकल कैप्स को सर्विक्स वाले पार्ट पे इन्हें इंसर्ट किया जाता है। ऐसे ही डायफ्राम्स होते हैं और वॉल्ट्स होते हैं जिन्हें वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, ये सारे के सारे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करने के लिए होते हैं। दे विल कवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर हो जाएगा तो वहां पे स्पर्म रीच नहीं कर पाएगा, और जब स्पर्म रीच नहीं करेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन 0 चांसेस होंगे, देयर विल बी नल चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे सारे बैरियर मेथड थे। इनकी खास बात ये होती है कि ये इजीली अवेलेबल है, और बेटा इनको इंसर्ट करने के लिए ये सेल्फ यूजेबल है, मतलब किसी एक्सपर्टीज की मदद नहीं लेनी पड़ती इनको, तो दे आर सेल्फ इंसर्टेबल, तो जिससे प्राइवेसी भी जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये हमारे बैरियर मेथड हो गए, गॉट इट। अब ऐसे ही एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लिख लीजिएगा, इनके एग्जांपल्स लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ऐसे ही होते हैं जिन्हें कहा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स
क्या होंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। बेटा जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट करता है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट होगा वो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे होते हैं, जैसे नाम है टैबलेट्स के जिन्हें डेली लेना होता है, दे शुड बी टेकन डेली फॉर 21 डेज। एग्जाम्पल के तौर पे माला डी एंड माला एल। और एक होते हैं जिन्हें वंस अ वीक लेना पड़ता है, वंस अ वीक लेना पड़ता है। और एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि कौन सा वो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जिसको हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया है। तो उस ड्रग का नाम है सहेली। इट इज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और इसको वंस अ वीक लेना होता है। और एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसमें जो सबसे पहले हैं जो हमें लेने हैं, ये बेसिकली इनके अंदर होगा क्या, मतलब पहले ये बात कर लेते हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली या तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होगा इनके अंदर सिंथेटिकली, या ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये करेंगे क्या, ये करते क्या है बेसिकली। तो सबसे पहला इनका जो रोल है या मोड ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो इनका मोड ऑफ एक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से होगा। तो ये सबसे पहला तो इनहिबिट करते हैं, दे विल इनहिबिट द ओव्यूलेशन। तो भाई साहब अगर ओव्यूलेशन ही ना हो, अगर ओव्यूलेशन ही ना हो तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, दे विल चेंज और ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो भाई साहब एक बात बताइए, सर्वाइकल म्यूकस अगर ज्यादा थिक हो जाए, अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाए तो क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी अफेक्ट करेगी और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन साइट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो आ रही है बात समझ में। तो ये क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को मतलब चेंज कर देंगे या ऑल्टर कर देंगे, और ये अफेक्ट करेंगे मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को। गॉट इट। तो ये सारे काम इसमें किया जाता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये करेंगे क्या क्या, मैंने बता दिया आपको, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं इसके अंदर। माला डी और माला एल तो हमारे डेली बेसिस पे लिए जाते हैं फॉर द 21 डेज विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। और जो वंस अ वीक लेनी है वो सहेली टैबलेट है, दैट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कब लिए जाते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं उस केस में जब कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे थे वो फेल हो जाए, व्हेन देयर इज सम लीकेज इन द बैरियर मेथड, मतलब कॉन्डोम में कोई लीकेज हो जाए, या फिर जो वो नॉर्मल जैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे थे
वहां पे कोई जो है फेलियर का चांस आ जाए या फिर डेज का ऑल्टर हो जाए, तो वहां पे इफ देयर इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसको लिया जाता है। मतलब ये कोइटस होने के बाद लिया जाएगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अब उन्हें लगता है कि देयर इज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने हैं। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे विद इन द 72 आवर ऑफ कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ही इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लिया जाएगा। ये क्या करेंगे, इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर एक ड्रग होता है जिसे कहते हैं हम लोग मेफप्रिस्टोन। मेफप्रिस्टोन, ये जो मेफप्रिस्टोन होता है, ये मेफप्रिस्टोन क्या करता है, इट इज अ इनहिबिटर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। किसका, प्रोजेस्टेरॉन का ये इनहिबिटर है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का इनहिबिटर है, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम मैंने बताया था, उसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वो क्या करेगी, शट डाउन हो जाएगी। और जब वो शट डाउन हो जाएगी तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहां पे आके बाइंड करेगा, तो वहां पे उसको फर्टिलाइजेशन साइट तो मिलेगी नहीं। और जब तक फर्टिलाइजेशन हो भी गया और वहां पे एंडोमेट्रियम नहीं है, तो इम्प्लांट कहां पे करेगा, मतलब वहां पे इम्प्लांटेशन साइट तो बची नहीं, क्योंकि उसको तो मेफप्रिस्टोन ने प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट कर दिया। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को हमारा क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बचा तो एंडोमेट्रियम भी नहीं बचेगी, और जब एंडोमेट्रियम नहीं बचेगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वहां पे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो देयर विल बी नल चांसेस कि वहां पे कोई एक नया चाइल्ड की बर्थ हो वहां पे। गॉट इट। तो ये हमारे तरीके थे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर किए जाते हैं। मैंने बता दिया आपको, एक डेली बेसिस पे लेनी है, एक वंस अ वीक लेनी है, और ये इमरजेंसी केसेस में लेनी है। इमरजेंसी केसेस कब, जब देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केस में भी ये लिया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये लेना है 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब जैसे आज सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो परसों 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तक, 72 आवर मतलब 3 दिन होते हैं एग्जैक्टली हमारे, 3 डेज। तो 3 डेज के अंदर अंदर इस टेबलेट को लेना है, और इसके अंदर क्या होगा, मेफप्रिस्टोन। और ये मेफप्रिस्टोन क्या करेगा, हमारे प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करेगा और वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को शट डाउन करवा देगा, तो इंस्टेंटली वहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, जैसे लगातार यूज करने की वजह से जो इतने भी हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। ठीक है, और आज अब रिसेंटली एसोसिएट किया गया है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, अगर उनके कॉम्बिनेशन को बार बार यूज किया जाता है तो उसको एसोसिएट किया गया है कि वहां पे कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। गॉट इट। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं आईयूडीज की। अब मैं बात करता हूं आईयूडीज की, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, कि आईयूडीज क्या करते हैं। देखिए, आईयूडीज या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बेटा या तो ये बने हो सकते हैं मेटल्स के, और साथ में इनके प्लास्टिक भी हो सकती है, और इनकी शेप बहुत वेरिएबल टाइप की है। ये टी शेप में भी हो सकते हैं, ये लूप की शेप में भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर
जो इन आईयूडीज को आपका बना रहा है। अब इसमें आईयूडीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और एक होती है कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज, और दूसरी होती है हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। मतलब एक होंगी जो कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और एक वो होंगी जो हमारे हार्मोन्स को रिलीज करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो ये जो कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं, ये बेटा डेली बेसिस पे 50 म्यूजी, कितना 50 आपका मिलीग्राम, सॉरी माइक्रोग्राम, ये क्या करती हैं, ये कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं। और ये कॉपर आयन क्या करते हैं बेसिकली, ये हमारे स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसे रप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर ऑन स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म गॉट किल्ड। और साथ साथ ये क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। और ये जो रिलीज कर रहे हैं दे एक्ट लाइक टॉक्सिन्स, तो जो जिनसे रिलीजिंग कंपाउंड है वो क्या काम करेगा, वो टॉक्सिन के तौर पे इनके काम करता है। आ रही है बात समझ में। और बेटा इनके जो लाइफ होती है वो अलग अलग है। जैसे इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, जैसे कॉपर रिलीजिंग की CUT। अब इसमें भी CUT के अंदर आपको कई नाम मिलेंगे देखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो CUT 200, मल्टीलोड CUT 280, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो मल्टीलोड CUT 375, मल्टीलोड CUT 375, कई कई आपको ये नाम नंबर अलग अलग चेंज होते हुए मिलेंगे। और उसके अलावा आपको CUT 380 भी मिलेगा और एक CUT 7 के नाम से मिलेगा। ये जो 280 या 200 मैंने इनके आगे लिखा है, इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे वो समझिए। सबसे पहले बेटा ये क्या है, ये है कितना मिनिमम स्क्वायर एरिया इसका होता है। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इसका ये जो सरफेस एरिया है बढ़ता चला जाएगा। जैसे 200 है उसका सरफेस एरिया कम है, उससे बड़ा सरफेस एरिया इसके अंदर है, उससे बड़ा सरफेस एरिया कॉपर आयन रिलीजिंग जो मेटल लगाया गया है यहाँ पे है, और उसका सबसे बड़ा सरफेस एरिया यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपोज सरफेस एरिया है कॉपर का कितने स्क्वायर mm में है, जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है इन स्क्वायर mm, वो हमें इस ये देखने को मिलता है जो 200, 280, 375, 380, ये सब के सब क्या है हमारे वो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है जिसके बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। और करते क्या है बेसिकली, ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं और स्पर्म की को किल करते हैं, और साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी उसको भी ये अफेक्ट करेंगे। गॉट इट। और इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का काम क्या होगा, तो ये हमारा क्या करते हैं, दे विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईडीज होती है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन को अफेक्ट करेगा।
सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर करेगा। गॉट इट। और इसका एग्जांपल है हमारा क्या, LNG-20। LNG-20 ये हमारे एग्जांपल है। गॉट इट। तो ये क्या करेगा, हमारे सर्वाइकल म्यूकस को अफेक्ट करेगा, एनोवुलेशन करेगा, ये सारी चीजें करेगा। तो इसमें लिख लीजिएगा, इट विल, जो इनकी लाइफ होती है कॉपर्टीज की, वो कितनी होती है हमारी 5 to 7 ईयर्स तक की इनकी लाइफ हो सकती है। और 5 to 7 ईयर बाद इनको दूसरी आईयूडी से रिप्लेस कर दिया जाता है। और इनको इंसर्ट करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेज की जरूरत होगी, ये सेल्फ इंसर्टेबल नहीं होती। और ये क्यों रिप्लेस कर दी जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, और कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से इनकी जो रिलीजिंग एफिशिएंसी है, जो ये कॉपर आयन को रिलीज कर रही थी 50 म्यूजी पर डे के हिसाब से, वो नहीं कर पाएंगी। और जब नहीं कर पाएंगी तो ये इनएफेक्टिव हो जाती हैं, इसलिए इनको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट इट। तो इनके जल्दी जल्दी से नाम लिख लीजिए आप, और इनके इफेक्ट लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे इम्प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारी इम्प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज इम्प्लांट्स। बेटा जो इम्प्लांट्स होते हैं ये भी हमारे मेटल के बने होते हैं, साथ में इनके सिलिकॉन भी लगा हो सकता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है नॉर प्लांट, और दूसरे होते हैं इम्पेलॉन। नॉर प्लांट और इम्पेलॉन। ये जो नॉर प्लांट होते हैं इसमें क्या होते हैं, 5 to 6 जो लूप जैसे स्ट्रक्चर है उनको इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन। और शेप किस शेप में इसको इंसर्ट किया जाएगा, दे आर इंसर्टेड इन फैन शेप। फैन शेप में किस तरीके से, जैसे ये नॉर प्लांट है एक, तो इसको इस शेप में रख के इनको इंसर्ट किया जाएगा ऐसे। और ये वहां पे क्या करेंगे, ये हमारे वहां पे हॉर्मोन्स को रिलीज करते रहेंगे, और कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे ये, एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है लेवोनोजेस्टेरॉल। ये जो लेवोनोजेस्टेरॉल है ये प्रोजेस्टेरोन से सिमिलर होता है। दिस लेवोनोजेस्टेरॉल कंपाउंड इज सिमिलर टू प्रोजेस्टेरोन। तो ये सबडर्मली कहां पे किए जाते हैं, दीज आर पिटेड सबडर्मली। गॉट इट। और इनकी जो लाइफ होती है वो 5 इयर्स की होती है। इनकी जो लाइफ होती है वो 5 इयर्स तक की हो सकती है। और ये भी वही काम करेंगे जो आपके प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर कर रहा था, क्या, एनोवुलेशन करवाना, और साथ में वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देना। वो सारी चीजें हमारे नॉर प्लांट करते हैं। और एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है इम्पेलॉन। ये जो इम्पेलॉन होते हैं यहाँ पे
ओनली सिंगल, एक सिंगल इम्प्लांट लिया जाता है और उसको सबडर्मली प्लेस कर दिया जाता है। दे आर प्लेस्ड सबडर्मली, और वहां पे वो अपने जो कंपाउंड है दैट इज लेवोनोजेस्टेरॉल विच इज होमोलोगस टू व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन, उसको सिक्रीट करता रहेगा। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो हमारा 3 इयर्स का हो सकता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 इयर्स का होगा। गॉट इट? इम्पेलॉन सिंगल होगा, नॉर प्लांट 5 से 6 हमारे इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे जो हमारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के और सिलिकॉन के। और साथ में ये क्या रिलीज करते हैं, लेवोनोजेस्टेरॉल, और लेवोनोजेस्टेरॉल इज होमोलोगस टू व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है हमारा, एन ओव्यूलेशन कॉज करेगा, एन ओव्यूलेशन कॉज करेगा, और साथ साथ में हमारा सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी इफेक्ट होगी और वहां पे फर्टिलाइजेशन होने में या फर्टिलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस होंगे। ये होते हैं हमारे इम्प्लांट्स। अब एक आते हैं हमारे जिसे कहते हैं सर्जिकल मेथड, जिसे कहते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। तो अब सर्जिकल मेथड की बात कर लेते हैं। तो सर्जिकल मेथड आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे। ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। और यहां पे मेल और फीमेल के अंदर 2 अलग अलग प्रोसेस से इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। जैसे मेल्स के अंदर जो होती है उसे कहा जाता है वासेक्टोमी, जहां पे जो वास डेफरेंस वाला पार्ट है, जो वास डेफरेंस वाला पार्ट है उसे कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। अब सपोज करो ये वास डिफरेंस जा रहा है, वास डिफरेंस को आपने कट कर दिया और इसको फोल्ड करके आपने यहाँ से टाई कर दिया, इसको फोल्ड किया और यहाँ से टाई कर दिया। तो सपोज करो यहाँ से जो सीमन आ रहा था वो इस तरफ यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड तो कट करके टाई कर किए जा चुके हैं। इसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वहां से स्पर्म रिलीज नहीं होगा। और जब स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो देयर विल बी नल चांसेस, 0 चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? और जैसे मेल के अंदर कट करके टाई किया था हम लोगों ने किस पार्ट को, वास डेफरेंस वाले पार्ट को, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ट्यूबेक्टोमी करते हैं जहां पे हम लोग फेलोपियन ट्यूब वाला जो पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब वाला जो पार्ट है उसको कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो जो ओवम है, सपोज करो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर मैंने ये वाला पार्ट यहाँ से कट कर दिया, ओवम यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पहुंचा, तो क्या ये अगर मैं कट करके इस वाले हिस्से को यहाँ पे बांध दूं, इस वाले हिस्से को यहाँ से बांध दूं, तो क्या ओवम यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर पाएगा? तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में से तो बैरियर यहाँ पे ये वाला भी पार्ट अब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, इधर वाला भी पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो यहाँ जो ओवम है वो यहीं रह जाएगा, आफ्टर सम टाइम वो डिजनरेट कर जाएगा और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब केवल नेचुरल मेथड को छोड़ के, कौन से नेचुरल मेथड्स को छोड़ के जितने भी सारे मेथड हैं उन सब के अपने अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं,
उन सब के नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं। जैसे आप, मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताए थे आपको, या जितने भी इम्पेलॉन या फिर जितने भी आपके इम्प्लांट्स बताए, इन सब के अपने अपने नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी ये कॉज करेंगे, उसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कॉज करते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करेंगे, उसके अलावा ये आपके, मैंने बताया था पहले कि कुछ केसेस में इनको एसोसिएट किया गया है सर्वाइकल कैंसर के साथ। ठीक है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि ये सारे मेथड जो जिसके लीस्ट साइड इफेक्ट हो, उन मेथड को यूज किया जाए ताकि इनके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। ठीक है, बाकी बेटा थोड़ा सा मेरा मूड अभी क्या नाम है डिस्टर्ब है। ठीक है, आपको लग भी रहा होगा टीचिंग भी मैं ढंग से नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बाकी मैं जो एमटीपी से है मैं नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है मेरे को, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरा दिमाग बार बार उस जगह पे जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आज क्लास हो भी नहीं पाई है और बच्चे भी इतने ज्यादा नहीं आए, तो थोड़ा सा क्या नाम है, मैं कल ही कंटिन्यू करूंगा या फिर जब भी मेरा बैकअप क्लास होगी तो मैं इस पार्ट को, मतलब ये तो खत्म हो गया हमारा, यहाँ तक आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और नोट्स चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई, नोट्स चौथे चैप्टर के मैं भेज दूंगा। इससे पहले वाली मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, फर्स्ट जो इसका पार्ट मैंने जो इनिशियल पार्ट पढ़ाया था, कल परसों पढ़ाया था, तो वो भी देख लीजिएगा, उसको एडिट कर लूंगा मैं। बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। बेटा साक्षी, एनोविलेशन का मतलब होता है, एनोविलेशन का मतलब सुन लो, एनोविलेशन का मतलब लैक ऑफ ओविलेशन, मतलब ओविलेशन ना हो पाए। एनोविलेशन का मतलब है ओविलेशन ना हो पाना, दैट इज कॉल्ड एन ओविलेशन।